नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच, आपका अपना अमरपाल सैनी, और एक नई वीडियो में पुराना विषय लेकर, अधूरा काम लेकर एक बार फिर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि आज की हमारी वीडियो फिर एक बार इग्नू के एक विषय BPSE 144 यानी कि दक्षिण एशिया का एक परिचय, इसी सब्जेक्ट से है। और आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो देखनी है तो इससे पहले आप इससे पहले जो 3 वीडियोज़ हैं जिसमें हमने इस किताब की, इस विषय की 11 इकाइयों को पूरा कर लिया है, और आज की 4 इकाइयाँ मिलाकर ये पूरा सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। यानी कि 4 वीडियो में आपको इग्नू का पूरा एक सब्जेक्ट सरलता से, बड़ी आसानी से समझने को और सीखने को मिल जाएगा। मेरी सलाह आपको यही है कि जब आप इस वीडियो को देखना शुरू करें तो उस समय अपना कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठें, जिससे कि आप इस वीडियो से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हें नोट करके अपनी परीक्षाओं के लिए रख सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, हमारा जो आज की वीडियो का टाइटल है वो इग्नू की ये वीडियो है BPSE 144, और सब्जेक्ट टाइटल है दक्षिण एशिया का एक परिचय। इस सब्जेक्ट में हम अपनी बाकी सभी इकाइयाँ पूरी कर चुके हैं, और जो 4 इकाइयाँ बचती हैं जिसे मैंने आपको एक वीडियो में पूरा करने का वादा किया था, वो हमारे सामने है। हम इस वीडियो में इकाई 11 की बात करेंगे, जिसमें हम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय विवादों की बात करेंगे। इकाई 12 यानी जल विवाद और जल बंटवारे की बात करेंगे। इकाई 13 हम दक्षिण एशिया में सिविल सोसाइटीज की बात करेंगे, और इकाई 15 ये अंतिम इकाई और अंतिम चैप्टर है इस बुक का, वो है दक्षिण एशिया सुरक्षा की गतिशीलता। तो इन सभी इकाइयों को हम आज की इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बड़े संक्षिप्त में, बड़ी सरलता से हम इन 4 इकाइयों को पूरा कर लें, और इस तरह केवल 4 वीडियो में, कुछ ही घंटों में आप अपनी परीक्षाओं के लिए अच्छी खासी तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। और इस वीडियो में हमारा जो है वीडियो का पहला चैप्टर और हमारी बुक का 11वां चैप्टर क्षेत्रीय विवाद। हम इस वीडियो में क्षेत्रीय विवादों की बात कर रहे हैं, तो हम शुरुआत अपनी उसी ट्रिक से करेंगे, शुरुआत वहीं से करेंगे, यानी कि BBI मनपसंद। और इसमें एक एडिशनली हम जो देश को लेके चलेंगे, यहाँ हम एक अफगानिस्तान की बात करेंगे और बात करेंगे हम चीन की भी। तो दक्षिण एशिया की, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक पिछली वीडियोस में बताई थी कि दक्षिण एशिया में जो मुख्य रूप से देश आते हैं उनके नाम याद करने के लिए आपके पास जो ट्रिक है वो है BBI मनपसंद, यानी कि BBI मनपसंद। इसमें भूटान, ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। आज हम एक बात जो है चाइना की भी बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने साइड में उसको चाइना को भी लिख दिया है। तो दोस्तों, यहाँ देखें, हम जो बात करने वाले हैं क्षेत्रीय विवादों की, तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ हम जो विवादों की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, इसीलिए हम भारत के साथ अन्य देशों के क्षेत्रीय विवादों की बात करेंगे। और एक और बात यहाँ जो हमें देखने वाली है कि क्योंकि भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसीलिए दक्षिण एशिया में भारत के साथ जो अन्य देशों के विवाद हैं, भारत के साथ जो पड़ोसी देशों के विवाद हैं, यही दक्षिण एशिया के विवाद हैं। तो यहाँ हमारी मुख्य धारा में रहने वाला है हमारा भारत, और हम भारत के साथ अन्य सभी देशों के विवादों की बात संक्षिप्त में समझेंगे। तो देखिए, जब हम भारत और जो है दक्षिण एशिया की बात करते हैं, तो यहाँ विवादों के तौर पर सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है भारत और पाकिस्तान के विवाद। सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं, भारत पाकिस्तान के विवाद। और भारत पाकिस्तान के विवादों में हम जो है बड़ी आसानी से समझेंगे, 4 बिंदुओं को लिखकर, 4 चीजों को लिखकर, और उन 4 चीजों से हम भारत और, देखिए, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा विवादित जो मुद्दा है, सबसे ज्यादा विवाद है, वो केवल भारत और पाकिस्तान के बीच ही है। भारत पाकिस्तान के विवाद, भारत पाकिस्तान के संघर्ष जो हैं, ये विश्व राजनीति, विश्व समुदाय का ध्यान हमेशा दक्षिण एशिया की ओर आकर्षित करते रहते हैं। इसीलिए मैं इस चैप्टर में, इकाई में, भारत और पाकिस्तान से शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए, हम भारत की बात कर रहे हैं, और भारत यानी पाकिस्तान के जो विवादों की बात करेंगे हम यहाँ, तो मैं यहाँ से लेके चलूंगा भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादों को मैंने लिखा 4 रूपों में, यानी 4 बिंदुओं को हम ध्यान रखें और हम विवादों की व्याख्या कर पाएंगे। इन 4 विवादों में कौन कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहले देखिए, भारत पाक के बीच जो पुराना एक मुद्दा है, पुराना एक विवाद है, वो है हमारा जम्मू कश्मीर। हमारा जम्मू कश्मीर पुराना विवादों का एक विषय है। दूसरा विवाद इन दोनों देशों के बीच में है, वो है सर क्रिक। एक नई सी चीज होगी पढ़ने वालों के लिए, सर क्रिक। एक जो चीज इसके बाद आएगी वही बगलिहार बांध।
बगलिहार बांध। और इसके बाद एक जो अंतिम चीज इसमें हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर। तो देखिए दोस्तों, जब हम भारत पाकिस्तान के संबंधों की बात करते हैं, विवादों की बात करते हैं, तो इन विवादों में हम 4 बिंदुओं को बहुत अच्छी तरह हमें याद कर लेना है, समझ लेना है। और 4 विवाद किस बात को लेकर हैं? देखिए, सबसे पहला जो विवाद है वो है जम्मू कश्मीर को लेकर। अगर हम जम्मू कश्मीर के विवादों की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर एक ऐसा विवादित मुद्दा रहा है दोनों देशों के बीच में, जिसको लेकर 1975 का जो 1965 वाला युद्ध जो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ, पहला युद्ध 1947-48 वाला जो हुआ भारत पाक में, वो भी इस वजह से हुआ। इसमें 1947 वाला युद्ध, 1965 वाला युद्ध और 1999 वाला युद्ध, यानी 3 बार प्रत्यक्ष तौर पर संघर्ष केवल और केवल जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हो चुके हैं। अगर इस विवाद को हम संक्षिप्त रूप में देखें तो देखिए, जिस समय भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ उस समय कुछ रजवाड़े, कुछ रियासतों को यह स्वाधीनता दी गई थी, अधिकार दिया गया था कि वो जिसमें चाहें, यानी कि भारत में चाहें तो भारत में, पाकिस्तान में चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। इस समय जो जम्मू कश्मीर रजवाड़ा था, जम्मू कश्मीर रियासत थी, यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो थे प्रारंभ में भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ संधि करके इन दोनों ही देशों में शामिल होने से बचना चाह रहे थे। अब हुआ ये कि इसके कुछ ही समय बाद, यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ और अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान के कबीलाई जो क्षेत्र है, जो संगठन है, एक आतंकी संगठन है, उसका आक्रमण हुआ। और इस आक्रमण की स्थिति में जम्मू कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी, सहायता मांगी। भारत सरकार की सहायता के बदले भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह के सामने ये स्थिति रखी कि यदि वो भारत को या जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के विलय पत्र पर, सहमति पत्र पर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन पर हस्ताक्षर करते हैं तो ही भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिए लड़ पाएगी। जैसा जो है तय हुआ था वैसा हुआ। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए और जो युद्ध था जम्मू कश्मीर और भारत को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर भारत पाक का, वो 1947-48 में हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान पराजित हुआ और जो है जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि इस समझौते पत्र पर साइन करने के कुछ समय बाद ही राजा हरि सिंह की मृत्यु हो गई। और राजा हरि सिंह की मृत्यु के बाद पाकिस्तान आज तक ये मानने को तैयार नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बार बार पाकिस्तान में घुसपैठ होना, पाकिस्तान में जो है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ होना और वहाँ जो है सैन्य संघर्ष होना या आतंकी गतिविधियां होना, ये आम सी ये घटनाएं भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर में भी होकर रह गई हैं। तो जम्मू कश्मीर एक विवादित मुद्दा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच। दूसरी बात करते हैं सरक्रिक का विषय है, वो है सरक्रिक। सरक्रिक एक दोनों देशों के बीच में एक सीमा विवाद है। ये एक सीमा विवाद है। अब देखिए सीमा विवाद किस तरह से है। सरक्रिक एक क्षेत्र है गुजरात में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में गुजरात और गुजरात के रण के बारे में आपने सुना होगा, रण क्षेत्र के बारे में। गुजरात का रण क्षेत्र जो है वो एक अच्छा खासा मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र कहूँ कि रेतीला मैदानी क्षेत्र है। और इस बीच में कहीं भी जो है करीब 42 किलोमीटर का एक गलियारा है। गलियारा समझेंगे कि बीच की एक जो दरमियान है, एक बीच में दूरी है, इस दूरी में भारत और पाकिस्तान की सेनाएं तैनात हैं। अब जो सरक्रिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद इस बात को लेकर है क्योंकि पाकिस्तानी जो चौकियां हैं कुछ दूरी पर हैं और भारतीय चौकियां कुछ दूरी पर हैं। बीच का भूभाग, बीच का जो क्षेत्र है वो खाली पड़ा है। अब इस भूभाग पर अधिकार को लेकर, इस भूभाग पर जो है अपने नियंत्रण को लेकर दोनों ही देशों के बीच में विवाद हैं क्योंकि बंटवारे के समय इस जो भूभाग को, इस क्षेत्रफल को एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में रखा गया था। लेकिन जैसे ही दोनों देशों के बीच में विवादों की स्थिति जो है बढ़ती है, उस समय ये जो मामला है, ये भू क्षेत्र का मामला है, वो गरमा जाता है। तो जो सरक्रिक क्षेत्र है वो एक विवादों का विषय है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दूसरी बात जो है, बात करें हम, एक विवादों का विषय दोनों देशों के बीच में है, वो है बगलिहार बांध। बगलिहार बांध क्या है? एक बांध जो है विवाद है, या कहें कि जल विवाद है, नदी विवाद है। दोनों देशों के बीच में जो है, अब देखिए जम्मू कश्मीर में झेलम नदी है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर बांध बनाने को लेकर एक विवाद दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, ठीक है। भारत ने क्या किया कि भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता किया था। इस समय समझौते के बाद यह था कि भारत में जो पूर्वी नदियां जितनी भी होंगी, भारत के पूर्वी क्षेत्र में, इन नदियों पर जो है कह सकते हैं
कि भारत का नियंत्रण होगा और पाकिस्तान की पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। परंतु 1979 में यानी कि 1979 में भारत ने जो है झेलम नदी पर एक बांध परियोजना का प्रारंभ किया। अब इस बांध परियोजना का पाकिस्तान की ओर से विरोध हुआ। विरोध इस बात को लेकर था कि इससे जो पाकिस्तान की ओर जाने वाला जो जल है, जो पानी है, वो बाधित होगा और पाकिस्तान में जलापूर्ति इससे जो है बाधित होगी। जबकि भारत का बांध बनाने का उद्देश्य अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में जल नियंत्रण जो है प्रबंधन की व्यवस्था करना है। लेकिन जो झेलम नदी पर बनने वाला बगलिहार बांध है वो दोनों ही देशों के बीच में एक विवादों का विषय बना हुआ है, एक विवादों का मुद्दा बना हुआ है। अब बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर। एक क्षेत्र विवाद है। अब देखिए, हम जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में सबसे लंबा जो ग्लेशियर है अंटार्कटिका महाद्वीप के बाद बात करें तो जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। जम्मू कश्मीर की घाटियों में एक बड़ा भूभाग, बड़ा क्षेत्रफल जब बर्फ ही बर्फ जमी हुई है और ये जो क्षेत्र है वो स्वच्छ जल का एक अच्छा खासा स्रोत है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर दोनों देशों के बीच में लंबे समय से विवादों की स्थिति बनी हुई है और ये विवाद दोनों ही देशों को टकराने की स्थिति के लिए कई बार युद्धों का स्वरूप या छोटी मोटी झड़प का स्वरूप भी ले चुके हैं। तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। इस तरह हम भारत पाकिस्तान के विवादों को इन 4 बिंदुओं के माध्यम से, 4 पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारा जो केंद्र बिंदु है विवादों का वो भारत है और भारत के साथ हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात की भारत और पाकिस्तान के विवाद। अब भारत पाकिस्तान के बाद जो ज्यादातर विवाद हमारे दक्षिण एशिया क्षेत्र में है, हालांकि एक देश जो है ये वाला वो दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो है नहीं है, दक्षिण एशिया का नहीं है, फिर भी इसके साथ इस चैप्टर में, इस इकाई में विवादों की चर्चा की गई है। अब बात करते हैं हम भारत और चाइना के विवादों की। भारत चीन के बीच में जो विवाद है मुख्य तौर पर, इन्हें हम इस तौर पर देखते हैं कि देखिए 1954 में 1954 में हुआ दोनों देशों के बीच में पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच में 1955 में यहां भारत की ओर से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की ओर से चाउ एन लाई, इन दोनों देशों के नेताओं के बीच में पंचशील समझौता हुआ, यानी कि 5 बातों को लेकर समझौता हुआ। इन 5 बातों में जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि दोनों ही देश जो हैं एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों ही देश एक दूसरे के सीमा अधिकारों का, क्षेत्र अधिकारों का सम्मान करेंगे, दोनों ही देश एक दूसरे के क्षेत्रों पर अपना अधिकार नहीं जमाएंगे, या दोनों देश जो हैं आपसी व्यापार को बढ़ावा देंगे। इस तरह की 5 बातों पर पाकिस्तान, ये भारत और चीन के बीच में समझौता 1954 में हुआ। इस समझौते की वानगी ये थी कि दोनों देश जो हैं इनके क्षेत्रों के बीच में किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न ना हो। लेकिन हुआ ये कि भारत और जो है इसके बीच में, चीन के बीच में 1957 में 2 क्षेत्रों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जो है 2 क्षेत्रों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। और ये विवाद उत्पन्न हुआ था एक तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर उत्पन्न हुआ, किसके बीच को लेकर? एक तो हमारा अक्साई चीन को लेकर जो कि जम्मू कश्मीर में है, अक्साई चीन क्षेत्र को लेकर, और दूसरा नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया को लेकर। अरुणाचल प्रदेश आजकल जिसे हम जानते हैं, उस समय ये इलाका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया यानी कि नेफा कहलाता था। 1957 में दोनों देशों के बीच में इस मुद्दे को लेकर विवाद उत्पन्न हुए, अक्साई चीन और नेफा को लेकर। हुआ ये कि 1959 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत पर इसने आक्रमण किया चीन ने, और तिब्बत को पर अपना अधिकार जमा लिया, तिब्बत पर आक्रमण जमा लिया। और इसके बाद हुआ ये कि तिब्बत क्षेत्र के जो मतलब इस समय जो है बहुत बड़ी संख्या में तिब्बत के शासक और धर्मगुरु दलाई लामा वो वहां से भारत चले आए और भारत से राजनीतिक शरण मांगी। कई लाख अनुयायियों के साथ दलाई लामा को भारत में शरण दी गई, और इसका मतलब चीन ने ये निकाला कि भारत चीन विरोधी लोगों को भारत में नियंत्रण जो है शरण दे रहा है, आश्रय दे रहा है। इस बात को लेकर जो चीन था वो भारत से खफा था। और 1962 में जिस समय पूरे विश्व का ध्यान कहाँ, क्यूबा मिसाइल संकट की ओर जो है केंद्रित था, सब लोग वहां ध्यान दे रहे थे, उस समय चीन ने भारत के दोनों वैध क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण हुआ, ठीक है, चीन का भारत पर आक्रमण हुआ, और दुर्भाग्यवश
1962 के इस युद्ध में, 1962 के इस हमले में भारत जो है चीन से हार गया। इस समय पंडित नेहरू की और उस समय के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन की बहुत ज़्यादा छवि खराब हुई। वीके कृष्ण मेनन को अपना जो है इस्तीफा देना पड़ा और पंडित नेहरू की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई 1962 के युद्ध में हारने की वजह से। ये दोनों ही विवादित क्षेत्रों पर उसने हमला किया और जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन वाले क्षेत्र से कुछ एक इलाका जो था वो चीन के नियंत्रण में आ गया और तब बना हमारा COK, यानी कि चीन ऑक्युपाइड कश्मीर, चीन अधिकृत कश्मीर। विवादों के विषय में अगर बात करते हैं तो क्षेत्रीय विवाद दोनों ही देशों के बीच में अक्सर चलता रहा है और इस क्षेत्रीय विवाद ने युद्ध का स्वरूप 1962 में लिया। इसके बाद भी हालांकि दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, उसका विस्तार हुआ, लेकिन जो दोनों देशों के सीमा विवाद हैं और सैन्य झड़प की जो स्थितियां हैं वो आज भी बरकरार रहती हैं और चाइना और भारत के बीच में ये विवादों का अच्छा खासा मुद्दा रहता है। तो यहाँ हमने चीन और भारत के विवादों के बारे में विस्तार से बात की है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब लेते हैं किसी और पड़ोसी देश को जिसके साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विवादों की स्थिति है। तो उसमें हम बात करते हैं किसकी? हाँ, अब देखिए बात करते हैं भारत के दूसरे पड़ोसी देश की और वो है बांग्लादेश। यानी भारत और बांग्लादेश के विवादों की बात करें। भारत बांग्लादेश के हालांकि विवाद तो कोई जो है खास नहीं है, लेकिन देखिए आपको जैसी ही जानकारी हो कि 1971 में खुद जो बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश की जो स्थापना हुई है वो भारत की सहायता से 1971 में 1971 में हुई है और 1971 वाला भारत पाक का जो युद्ध था वो बांग्लादेश को लेकर, जो कि 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उसको लेकर हुआ था। 1971 में दोनों देशों के बीच में इस तरह का विवाद उत्पन्न हुआ और दोनों देशों के बीच में 1996 में 1996 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था फरक्का जल समझौता। समझौता, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादों का विषय, तो देखिए यहाँ विवादों के विषय में भारत और बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ है स्थिति ऐसी कि बांग्लादेश को और भारत को एक दूसरे से कुछ शिकायतें हैं। वो शिकायतें क्या हैं? पहले हम बात करें भारत की, तो भारत की पहली शिकायत ये है कि क्योंकि हमारे अधिकांश जो क्षेत्रफल हैं जो बांग्लादेश से चिपके हुए हैं, जिनमें हमारा जो सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे कुछ राज्य हैं, तो भारत का पहला आरोप बांग्लादेश पर यह है कि भारत विरोधी नक्सलवादी गतिविधियों को और संगठनों को अपने देश में शय देता है, हथियार प्रदान करता है। पहली शिकायत भारत की बांग्लादेश से आप लिखते चलें कि भाई बांग्लादेश भारत विरोधी आतंक जो है नक्सली संगठनों को हथियार देता है और आश्रय प्रदान करता है। भारत की दूसरी शिकायत है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश भारतीय सेनाओं को अपने देश से गुजरकर हमारे पूर्वी क्षेत्रों में जाने से रोकता है, वहां जाने की जो है मतलब उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तीसरी शिकायत जो भारत की बांग्लादेश से है वो ये है कि बांग्लादेश भारत विरोधी संगठनों और भारत विरोधी जो मतलब ऐसी जो योजनाएं हैं उनका विरोध नहीं करता। इस तरह 3 शिकायतें भारत को बांग्लादेश से हैं। आगे बढ़ें तो बात करें बांग्लादेश को भारत से कुछ शिकायतें हैं। बांग्लादेश की भारत से पहली शिकायत यह है कि भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर करता है। दूसरी शिकायत जो बांग्लादेश की भारत से है कि भारत एक बड़ा राष्ट्र, एक बड़ी शक्ति होने के नाते बाकी पड़ोसी देशों पर दबदबा जमाता है। तीसरी जो शिकायत है और विवाद है भारत का बांग्लादेश से, बांग्लादेश की शिकायत है भारत से, उसमें यह मुख्य बात है कि भारत जो है वो अपने पड़ोसी क्षेत्रों के जो है इलाकों में अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ भारत बांग्लादेश के विवादों में हमें इन बातों का ध्यान रखना है और इनको आप साथ ही साथ लिखते चलें। अब आइए बांग्लादेश के बाद हम बात करते हैं अपने बाकी पड़ोसी देशों के साथ हमारे विवादों की। तो हमने पाकिस्तान की बात कर ली है, हमने चीन की बात कर ली है, हमने बांग्लादेश के बारे में बात कर ली है। अब चलते हैं जो एक अन्य मुख्य देश है विवादों का, वो है श्रीलंका और भारत। देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में विवाद जो है, क्षेत्रीय विवाद बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और इसमें मुख्य तौर पर जो जातीय संघर्ष है श्रीलंका का, हमने पहले भी पिछली वीडियो में इसकी बात की थी। जो श्रीलंका का जातीय संघर्ष है ये सबसे बड़ा विवादों का विषय है भारत के और श्रीलंका के बीच में जातीय संघर्ष। दूसरा, नाविकों का इधर से उधर जाना।
नाविक यानी कि श्रीलंका और भारत के नाविक जो है एक दूसरे की ओर पकड़े जाते हैं, उसका बड़ा विवाद है। और दूसरी बात जो है कि मतलब श्रीलंका का यह आरोप है भारत पर कि भारत जो है वो अपने क्षेत्रफल का, अपनी आर्थिक शक्तियों का, अपने आर्थिक बल का बाकी देशों पर कहीं ना कहीं दबदबा जाता है। तो यहाँ श्रीलंका और भारत के बीच विवाद है। और हमने बात की थी कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में 1987 में हमने IPKF को, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा था उनके जातीय संघर्ष को शांत करने के लिए। लेकिन 1989 में हमारी IPKF सेना खुद संघर्षों में, खुद विवादों में गिर गई और सेना को वापस बुलाना पड़ा। जब हम श्रीलंका और भारत के विवादों की बात करते हैं तो ध्यान रखना 1991 में तत्कालीन मतलब उस समय से पहले के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इनकी हत्या की भी एक बड़ी वजह थी वो श्रीलंका भारत के विवाद ही रहे हैं। तो श्रीलंका के साथ हमारे इतने से विवाद हैं, इसकी आप जो है इन बिंदुओं के साथ अपने उत्तर में व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बात कर ली है पाकिस्तान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की और चाइना की यानी कि चीन की। अब बात करते हैं पड़ोसी देश भूटान के साथ और नेपाल के साथ। यहाँ हम दोनों की बात एक साथ इसलिए कर रहे हैं कि नेपाल और भूटान, अगर हम पहले सिर्फ भूटान की बात कर लेते हैं तो भूटान के साथ भारत के विवादों का मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि भूटान भी बांग्लादेश वाली जो बातें हैं उन्हें दोहराता है। हालांकि देखिए भूटान एक बहुत बड़ा जो है हरित क्षेत्र है जहाँ पर 60% हिस्से पर वन क्षेत्र हैं और जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर आने वाला जो देश है वो भूटान है। इसके साथ ही क्योंकि भारत के समीप है, भारत से सटा हुआ एक राष्ट्र है भूटान, और भूटान को कई बार ऐसा लगता है कि भारत अपनी शक्तियों का, अपने बल का, अपने आर्थिक समृद्धि का पड़ोसी देशों पर दबदबा जमाता है। बाकी भूटान के साथ हमारे किसी भी तरह के कोई बड़े विवाद नहीं है। नेपाल के साथ हमारे संबंधों की बात करें, नेपाल के साथ हमारे विवादों की बात करें तो यहाँ मुख्य जो 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है इस तरह कि नेपाल जो है वो भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल के साथ हमारी जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल मुक्त सीमाएं हैं, यानी कि भारत और नेपाल में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। नेपाल के नागरिकों को भारत की सरकारी नौकरियों तक में जो है शामिल होने की अनुमति है, उन्हें छूट है। तो यहाँ एक जो है मतलब ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवाद जो है इस बात को लेकर है कि नेपाल का आरोप कई बार वही होता है कि भारत एक बड़ा राष्ट्र, एक बड़ा देश होने के नाते अब पड़ोसी देशों पर या नेपाल जैसे देशों पर अपना जो है नियंत्रण दिखाता है, अपना जो है दबदबा दिखाता है। और साथ साथ भारत का आरोप है नेपाल पर कि नेपाल भारत विरोधी चीन गतिविधियों का विरोध नहीं करता या भारत विरोधी चीन जो संगठन है या उनकी जो संचालन है उनको रोकने के प्रयास नहीं करता। कि नेपाल और भूटान के साथ हमारे इस तरह के छोटे मोटे से विवाद हैं, कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ा विवाद नहीं है। बात करते हैं हम किसके साथ, हम बात करते हैं मालदीव के साथ। तो मालदीव हमसे बहुत दूर पड़ जाता है और मालदीव के साथ थोड़े मोटे जो व्यापारिक जो है या समुद्री जो क्षेत्र नियंत्रण अधिकार जैसी चीज़ें हैं उनको लेकर कभी कभार थोड़े बहुत विवाद उत्पन्न हुए। हालांकि मालदीव में भारत की सरकार ने बहुत सारी जो है परियोजनाओं का में समर्थन किया, उनका सहयोग किया, जिस तरह के नेपाल में उसने बहुत सारे उद्योगों की स्थापना में सहायता की है। तो उस तरह के छोटे मोटे से व्यापार हमारे मालदीव के साथ हैं। बात करते हैं अंत में किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान और भारत की जो सीमा रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है, वो सभी पड़ोसी देशों में सबसे छोटा बॉर्डर लाइन है। और अफगानिस्तान और भारत सब जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संघर्ष या विवाद तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के जो कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विवादों वाले मुद्दे हैं या भारतीय लोगों का अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के लोगों का भारत में आने वाले जो मुद्दे हैं, ये थोड़े मोटे से विवादों का विषय हैं दोनों ही देशों के बीच में। तो यहाँ इस पूरी इकाई में हमने बड़े संक्षिप्त में बात कर ली है, कम से कम हम परीक्षाओं में इस विषय पर लिख सकें कि क्षेत्रीय विवाद दक्षिण एशिया में क्या है। तो जहाँ हमने भारत को केंद्र में रखकर उनके साथ पड़ोसी देशों के विवादों की बात की है, संघर्षों की बात की है, और इस तरह हमारी इकाई 11 क्षेत्रीय विवाद पूरी हो जाती है। इसके बाद हम अपनी अगली इकाई 11 के बाद हम जो है शुरू कर रहे हैं अपना इकाई 12, और इकाई 12 में बात करने वाले हैं जल विवाद और बंटवारा। हमारी इस इकाई में, इस चैप्टर में जो एक नया सा शब्द है और उसके साथ आपको शुरुआत करनी है वो है वाटर स्केप। वाटर स्केप क्या है इसको एक बार देखते चलें और हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए वाटर स्केप जो है का मतलब होता है कि जब नदियां बहती हैं और नदियों के किनारे, नदियों के जो है इर्द गिर्द की जो भूभाग है, जो भूमि है, वो एक उपजाऊ जो है क्षेत्र, एक उपजाऊ संरचना का निर्माण करती है। इसी नदियों के तट को, नदियों के किनारे को वाटर स्केप कहा जाता है, या नदियों के आसपास का जो संकरा रास्ता है, संकरा क्षेत्र है, वो कहा जाता है।
तो यहाँ देखिए वाटरस्केप के साथ हम शुरू करते हैं और अपने इस चैप्टर में हम दक्षिण एशिया के प्रमुख जल विवादों की और जल बंटवारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो चैप्टर है वो बहुत आसान इसलिए भी आता है कि जल को और जल के महत्व को लेकर जो है हम इस चैप्टर में बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल इस पूरी पृथ्वी के लिए और मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है, और इसके साथ साथ जो है हम इतिहास को उठाकर पढ़ें तो जल को लेकर, नदियों को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे संघर्ष भी इतिहास में दर्ज हुए हैं। इसके बाद हम दक्षिण एशिया क्षेत्र में इसी तरह के जल विवादों का या जल बंटवारों का जो है यहाँ चर्चा करने वाले हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए दक्षिण एशिया की हम बात करते हैं, जो प्रमुख नदियां हैं वो 3 नदियां हैं। एक है सिंधु नदी, दूसरी है गंगा नदी और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। तो दक्षिण एशिया की 3 सबसे महत्वपूर्ण नदियां दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों में प्रवाहित होती हैं, बहती हैं। हम इसकी बात करते हैं। हिंदू कुश पर्वतमाला से जो है गुजरती हुई गंगा नदी, जो कि जो है गंगोत्री से जो है शुरू होती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है। सिंधु नदी की बात करें तो भारत के जो उत्तर दक्षिणी जो है उत्तर पश्चिमी जो भाग है, यहाँ से प्रारंभ होकर ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और उसके बाद पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में जलापूर्ति करती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी उत्पत्ति चीन के तिब्बत क्षेत्र से होती है और तिब्बत क्षेत्र में होती हुई हमारे अरुणाचल प्रदेश में इसका जो है प्रवेश होता है। अरुणाचल प्रदेश में घुसने के बाद इस चैप्टर जो है नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है और हमारे यहाँ से होती हुई ये बांग्लादेश होती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो 3 महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हम दक्षिण एशिया की 3 महत्वपूर्ण नदियों के जल बंटवारे के बारे में और जल विवादों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सिंधु नदी की अगर बात करते हैं तो सिंधु नदी का जो प्रवाह है, सिंधु नदी की जो जो बहाव है वो प्रमुख रूप से 2 देशों के बीच में है और वो 2 देश हैं भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में ये नदी बहती है सिंधु नदी। सिंधु नदी के पानी को लेकर बात करें तो सिंधु नदी का जो जल है, जो पानी है, उसको बंटवारे को लेकर हमने जैसा कि पहले भी बात की है कि दोनों देशों के बीच में एक नदी का समझौता हुआ, यह है सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता 1960 में 1960 में हुआ। हालांकि जो समझौता था वो दोनों देशों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर, पानी की हिस्सेदारी को लेकर हुआ था और इस समझौते ने दोनों देशों के बीच में बहुत सारे जल विवादों को, बहुत सारे जल संघर्षों को जो है नाकाम करने या उन्हें टालने का काम किया। सिंधु नदी जल समझौते के बाद देश में हालांकि बहुत कई बार युद्ध हुआ। 1971 वाला युद्ध हुआ, 1965 वाला युद्ध हुआ, 1999 में युद्ध हुआ, लेकिन दोनों देशों की जो आपसी समझ है पानी के बंटवारे को लेकर, पानी के उपयोग को लेकर, उसने इस जल संधि को बरकरार रखा और दोनों देशों में पानी का बंटवारा इन दोनों देशों के बीच में है और समझौता है सिंधु नदी जल समझौता 1960। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी है गंगा नदी। और गंगा नदी क्योंकि 2 प्रमुख देशों यानी कि भारत और बांग्लादेश में बहती है, भारत और बांग्लादेश में बहने वाली नदी कौन सी? गंगा नदी। हमारे गंगोत्री यानी हमारे जो है भारत से इस नदी का प्रारंभ होता है और उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ये नदी जो है वो जमुना कहलाती है और जाकर हमारे जो है बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है। इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जो दोनों देशों के बीच में समझौता है उससे हम फरक्का नदी जल समझौते के नाम से जानते हैं। फरक्का नदी जल समझौते के नाम से जानते हैं और यह समझौता दोनों देशों के बीच में 1996 में हुआ है। दोनों देशों का समझौता है वो 1996 में फरक्का नदी जल समझौता। फरक्का नदी जल समझौते में मूल रूप से वही बात है कि दोनों देशों के बीच में पानी को लेकर, पानी के पर्यावरण को लेकर, पानी की शुद्धता को लेकर जो है समझौता है, नदी सिंधु नदी वाले समझौते में भी और फरक्का नदी जल समझौते में भी। इस समझौते के बाद हम तीसरी बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बह रही है, यानी कि ये भारत, चीन और बांग्लादेश। भारत, चीन और बांग्लादेश
3 नदियों से जो है विस्तार है इस नदी का, जो है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसकी उत्पत्ति चीन में होती है, तिब्बत क्षेत्र में, और चीन में इसका नाम जो है देंगशांग नदी है। हमारे भारत में प्रवेश करने के बाद इस नदी को हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और यही नदी बांग्लादेश पहुंचने के बाद जमुना कहलाती है। इस तरह 3 जो है देशों में इस नदी का बंटवारा, जल का बंटवारा है, और ये नदी 3 क्षेत्रों में होकर बहती है। अगर इस सब की हम विस्तार से बात करें तो हम देखें कि मात्र 3 बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, किन किन देशों में नदी बहती है उसकी ध्यान रखना है। और इस तरह तीनों नदियों का जो है नदियों का पानी विभाजित है राष्ट्रों में और समझौतों के साथ बंधा हुआ है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तीनों देशों के बीच में कोई महत्वपूर्ण संधि या समझौता नहीं है, परंतु सभी देशों की जो आपसी समझबूझ है उसने इन 3 जो है नदी के जल को तीनों देशों में विभाजित किया हुआ है। मुख्य तौर पर हमें जो बात करनी है कि नदी के पानी को लेकर, नदी के बंटवारे को लेकर जो विवादों की बात है, वो विवाद नदी की जो है पर्यावरण को लेकर, नदी की स्वच्छता को लेकर, जल स्वच्छता को लेकर महत्वपूर्ण विवादों का विषय बनाया जाता है, और इसको लेकर कई बार देशों के बीच में बंटवारे जैसी स्थितियां या जो है संघर्षों की स्थितियां, युद्धों की स्थितियां भी बन जाती हैं। तो यहाँ हम जल विवाद और जल बंटवारे की बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया क्षेत्र में, और दक्षिण एशिया के सब तो नहीं लेकिन कुछ कुछ देश हैं वो भारत की जो है, भारत के साथ नदी जल समझौते में या नदियों के साथ जो है जल के बंटवारे में साझेदार हैं, हिस्सेदार हैं। इस तरह बहुत ही संक्षिप्त में हम अपनी इस इकाई को यानी इकाई 12 को पूरा कर लेते हैं, और इसके साथ साथ हमने इस वीडियो में अभी तक 2 इकाइयां पूरी कर ली हैं, इकाई 11 और इकाई 12। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपनी अगली इकाई की तरफ, जिसमें हम जो है बड़ी संक्षिप्त में बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया में सिविल सोसाइटीज। इकाई 13 की हम बात कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में सिविल सोसाइटी, हम अपने पिछले जो वीडियो में पिछले चैप्टर में बात कर चुके थे सिविल सोसाइटीज के बारे में। सिविल जो है सोसाइटी यानी सामाजिक संगठनों के बारे में। सामाजिक संगठनों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत सहित दक्षिण एशिया के सभी देशों में लगभग बहुत सारे सामाजिक संगठन, सामाजिक जो सिविल सोसाइटीज हैं वो कार्यरत हैं, वो काम करती हैं, और इन जैसे संगठनों के जो मूल उद्देश्य हैं, मूल कारक हैं, वो क्या होते हैं अगर उसकी बात करें, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं हमारे जो इन संगठनों के जो मूल उद्देश्य हैं, मकसद है, वो है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय जो है वो इन सिविल सोसाइटीज का, सामाजिक संगठनों का मूल उद्देश्य होता है। दूसरा होता है सामाजिक सहभागिता, सामाजिक न्याय, सामाजिक सहभागिता, संसाधनों का न्यायपूर्ण आवंटन, चौथा सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था, सुरक्षा और व्यवस्था। तो यहां हम कुछ बिंदु के साथ हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक संगठन या सामाजिक संगठनों की जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो इनकी कह सकते हैं कि स्थापना के पीछे जो मुख्य जो है मानसिकता है वो क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, दक्षिण एशिया क्षेत्र में सिविल सोसाइटी का यानी कि सामाजिक संगठनों का मूल उद्देश्य जो है वो सामाजिक न्याय स्थापित करना है। सभी जो देश हैं वो चाहते हैं कि आस पड़ोस के देशों के साथ भी और अपने देश के नागरिकों में भी जो सामाजिक न्याय है स्थापित हो, समाज के सभी वर्गों, सभी खंडों, सभी जो है तबकों के साथ न्याय हो, उन्हें जो भी चीजें जो है पर्याप्त मात्रा में जो है उपलब्ध होनी चाहिए वो चीजें उपलब्ध हों। दूसरी बात जो इसका उद्देश्य रखा जाता है वो है सामाजिक सहभागिता। इन सिविल सोसाइटीज का, सामाजिक संगठनों का एक मूल उद्देश्य जो होता है वो होता है कि समाज में सभी लोगों की सहभागिता, सभी लोगों की जो भागीदारी है उसे सुनिश्चित करना, सामाजिक कार्यों में देश के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए उस सभी का जो है बराबरी से सहयोग लेना इन सामाजिक संगठनों का उद्देश्य होता है। तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य
इन सामाजिक संगठनों का जो हम देखते हैं वो है संसाधनों का न्यायपूर्ण आवंटन। देश, जैसे कि हम जानते हैं कि दक्षिण एशिया के लगभग सभी देश जो हैं वो विकासशील राष्ट्र हैं, विकासशील देश हैं, और इन विकासशील देशों में संसाधनों का न्यायपूर्ण आवंटन होना यानी कि बंटवारा होना यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा करने के लिए इन सभी देशों में बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी हैं या सामाजिक संगठन हैं, नागरिक संगठन हैं, वो बनाए गए हैं। अंत में बात करें सामाजिक सुरक्षा और व्यवस्था, क्योंकि प्रशासकीय व्यवस्थाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन किसी भी देश में सामाजिक व्यवस्थाएं और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उस देश में नागरिक संगठन या सिविल सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह हम इस चैप्टर में भारत सहित भारत के सभी पड़ोसी देशों की सिविल सोसाइटीज़ और उनके कार्यों, उनकी भूमिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इस तथ्य के साथ जो है हम इस पूरे क्षेत्र में इन सभी चीज़ों को जो है बात कर सकते हैं इस चैप्टर के बारे में। इसके बाद हमारे जो अंतिम इकाई है उसमें बात कर रहे हैं। तो चलिए हम इस पूरी वीडियो में इस पूरे सबक की आखिरी इकाई की बात कर रहे हैं, और इकाई का नाम है दक्षिण एशिया सुरक्षा की गतिशीलता। अब सुरक्षा की गतिशीलता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण तौर पर या आधार तौर पर बात करनी है। सबसे पहले हमें बात करनी है सुरक्षा की अवधारणा की, यानी हमें सुरक्षा की अवधारणा को समझ लेना है। क्योंकि हम दक्षिण एशिया के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हमें सुरक्षा की अवधारणा को इस रूप में बात करनी है कि देखिए, हालांकि आमतौर पर सुरक्षा की जो परिभाषा है, सुरक्षा का जो अर्थ है वो इस तरह है कि किसी भी प्रकार के खतरों से आज़ादी, किसी भी प्रकार खतरों से जो है रक्षा क्या कहलाती है, सुरक्षा कहलाती है। लेकिन यहाँ हम सुरक्षा की जो बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर रहे हैं, वो हम एक क्षेत्रीय स्तर पर या कई राष्ट्रों के स्तर पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ सुरक्षा की अवधारणा इस रूप में आएगी कि किसी प्रकार के भी खतरों से जो बचाव है वो सुरक्षा कहलाता है। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें दो अवधारणाएं निकल कर आती हैं, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा और गैर पारंपरिक या अपारंपरिक अवधारणा इसे कहा जाता है। गैर पारंपरिक या अपारंपरिक। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की अवधारणाएं सामने आती हैं, एक है पारंपरिक सुरक्षा और दूसरी है गैर पारंपरिक या फिर अपारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले उन सभी कारकों की बात की जाती है जो समाज में, इतिहास में लंबे समय से चले आ रहे हैं, यानी जो परंपरागत तौर पर चले आ रहे हैं। सुरक्षा के लिए उन खतरों को हम पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में रखते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम गैर पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा, यानी सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले ऐसे कारक जो अभी अभी पिछले कुछ दशकों में या पिछले कुछ जो है वर्षों में उत्पन्न हुए हैं, तो वो है सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा। तो मेरा ख्याल है कि आप समझ पा रहे होंगे, सुरक्षा, फिर पारंपरिक सुरक्षा और दूसरी तरफ गैर पारंपरिक सुरक्षा। जब हम पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा की बात करते हैं और इतिहास को उठाकर देखते हैं तो आप पाएंगे कुछ ऐसी चीजें कि पारंपरिक सुरक्षा दो पहलुओं से जुड़ी हुई है, और वो दो पहलू हैं आंतरिक सुरक्षा, यानी किसी भी देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसकी बात करते हैं, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, यहां इसका अर्थ यह है कि जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका अर्थ इस रूप में आएगा कि जब किसी भी देश में उसके ही आंतरिक कारकों, आंतरिक संगठनों या आर्थिक दलों के द्वारा सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, तो इसे हम सुरक्षा की आंतरिक अवधारणा कहते हैं। और ये पारंपरिक है, ऐसा आजकल होना शुरू नहीं हुआ है, प्राचीन काल से ही चला आता रहा है कि किसी भी राज्य, किसी साम्राज्य, किसी भी देश के लिए उसके ही देश के संगठन खतरा बन गए हों, खतरे का कारक बन गए हों। तो यहाँ आंतरिक सुरक्षा की हम बात इस रूप में करते हैं। और दूसरी है बाहरी सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा का मतलब यह होता है कि किसी भी देश के लिए बाहर से खतरे उत्पन्न होना, विदेशी आक्रमण होना, युद्ध होना, संघर्ष होना, ये क्या है, सुरक्षा की बाहरी अवधारणा है। और ये आंतरिक और बाहरी दोनों ही गैर पारंपरिक अवधारणाएं हैं, पारंपरिक अवधारणाएं हैं। और हम बात करते हैं इस ओर पर सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा, यानी पिछले ही कुछ वर्षों में जो खतरे उत्पन्न हुए हैं, जो कारक हैं ऐसे, उसमें तो यहां पर देखिए दो चीजें जो हैं वो है एक मानव सुरक्षा की अवधारणा गैर पारंपरिक में, और है विश्व सुरक्षा की अवधारणा। मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा, यानी गैर पारंपरिक कारकों सुरक्षा के लिए
वो खतरे, वो कारक जो कि हमेशा से नहीं थे, बाद में इनकी उत्पत्ति हुई है, बाद में इनका आगमन हुआ है, वो गैर पारंपरिक या अपारंपरिक कहलाते हैं। इसमें हम बात करते हैं मानव सुरक्षा की, यानी सुरक्षा के लिए उत्पन्न ऐसे नए खतरे कि जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, मानव जीवन के लिए खतरा है, उनकी बात हम इसमें करते हैं। और हम बात करते हैं विश्व सुरक्षा की, यानी कि जहां पर हम जो है विश्व के लिए एक समान रूप से उत्पन्न खतरों की बात करते हैं। अगर हम इनके उदाहरणों की बात करें तो आप देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा में गृह युद्ध हो सकता है। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो गृह युद्ध है, आंतरिक संघर्ष है, सैन्य तख्तापलट है, ये सभी सुरक्षा के लिए उत्पन्न आंतरिक खतरे हैं और पारंपरिक हैं, ऐसा हमेशा चला है। और बाहरी सुरक्षा की बात करें तो हम आक्रमण की बात करेंगे, युद्ध की बात करेंगे, या आप जो है क्षेत्रीय संघर्षों की बात करेंगे, ये बाहरी खतरे हैं। मानव सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम भुखमरी, बेरोजगारी जैसे कारकों की बात करते हैं। ये नवीन जो खतरे हैं और ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, ना कि पूरे समूह को। यहाँ हम बात करते हैं वैश्विक सुरक्षा की, नई जो खतरे हैं उनमें हम आतंकवाद की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, और यहाँ हम जो है विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों की बात करते हैं। ये गैर पारंपरिक खतरे हैं और पूरे विश्व के लिए एक समान रूप से खतरे हैं। तो जब आपसे सुरक्षा की जब बात की जाए दक्षिण एशिया क्षेत्र में, तो हम इन तथ्यों की बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और छोटे सवालों में भी इस तरह की जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं एक एक करके। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें हैं वो हमें कहीं ना कहीं जो है समझ आ गई होंगी। और इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में बचा हुआ दूसरा हिस्सा, जो कि बहुत छोटा सा ही एक जो है टॉपिक है, उसकी बात करें तो सुरक्षा के जो आयाम हैं, सुरक्षा के जो आयाम हैं, ये सुरक्षा की जो कह सकते हैं कि जो घटक हैं उनकी हम ये बात कर रहे हैं। तो देखिए सुरक्षा की जब बात करते हैं जो उसमें तथ्य आएंगे वो है एक भू रणनीति, भू रणनीति, एक आएगा आर्थिक, और एक आएगा जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो इनमें जो कुछ जो मुख्य तथ्य हैं, जो मुख्य बातें हैं, उसमें एक है भू रणनीति। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि सुरक्षा और सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले जो खतरे हैं वो सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं किससे, भूभाग से, जमीनी जो स्तर पर, या कहें कि जो है भूमि को लेकर हुए होने वाले युद्धों, संघर्षों की वजह से। दूसरा जो संघर्षों का महत्वपूर्ण जो कारक है वो है आर्थिक कारक, आर्थिक जो वजह है। और विश्व के लगभग सभी देशों में आर्थिक कारणों से विदेशी जो व्यापार है उसको लेकर, विदेशी संसाधनों को लेकर, या किसी भी चीज के लेकर जो आर्थिक जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं वो सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। और तीसरा जो होता है वो है राजनीतिक तौर पर, यानी कि राजनीतिक संघर्षों, राजनीतिक तनावों, राजनीतिक मनमुटाव की वजह से भी कई बार युद्धों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और ये युद्धों की स्थिति सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों की वजह बनती है, जड़ बनती है। तो इन तीन संदर्भों में हम सुरक्षा की बात करते हैं, इन तीन उपागमों में, तीन खंडों में हम सुरक्षा की बात कर सकते हैं। तो इस तरह तीन जो चीजें हैं वो सुरक्षा को या किसी भी देश की सिक्योरिटी को, डिफेंस को जो है प्रभावित करती हैं। यहाँ इस चैप्टर में दो बहुत ही थ्योरिकल जो चीजें हैं उन्हें हमने संक्षिप्त में बात कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने जो है चैप्टर के अंत में कि यहाँ 4 इकाइयों में जो वही बेसिक चीजें हैं जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी हमने बात कर ली है। और आइए चलते हैं इस वीडियो के अंत में आपके लिए कुछ सवाल जिनके उत्तर आपको इस वीडियो के अंत में देने हैं। तो वीडियो के अंत में आपके सामने 4 प्रश्न हैं जो कि अभ्यास के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इससे पता चल पाएगा कि हमने वीडियो में कितना समझा, कितना जाना, कितना पाया। तो देखिए 4 सवाल जिनके आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में देने हैं। पहला सवाल है भारत और पाकिस्तान के बीच किस किस वर्ष युद्ध हुए। भारत पाकिस्तान के बीच में जिस वर्ष भी युद्ध हुए हैं वो सभी वर्ष आपको यहाँ लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है फरक्का नदी जल समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ। प्रश्न नंबर 3 है कौन सी नदी भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच बहती है। और चौथा प्रश्न है पंचशील समझौता कब और कौन कौन से देशों के बीच हुआ। आपको इन चारों ही प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट में देने हैं, जिससे कि हम ये समझ पाए कि आप इस वीडियो से कितना समझ पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। आगे हम इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहेंगे और इग्नू, डीयू, सोल के जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। आपके जो भी सुझाव हैं, आपके जो भी परामर्श है हमारे लिए, उन्हें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि हमें आगे बढ़ने में सहायता मिले, एक दिशा मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon.
never miss an update.